कौन कहता है कि किस्मत कामयाबी तय करती है? कौन कहता है कि किस्मत कामयाबी तय करती है? अगर आपके इरादों में है जान तो मंजिलें भी झुका करती हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग रोज की तरह शानदार, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मल फोर्स, जिसे हिंदी में अभिलंब बल बोलते हैं। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का हमारा ये चौथा लेक्चर होगा। इसके पहले हमने 3 लेक्चर समाप्त किए और ये जो तीसरा लेक्चर हमारा था उसमें हमने वस्तु की साम्यावस्था और भार के बारे में पढ़ा था। अब उसके आगे की चर्चा करने वाले हैं नॉर्मल फोर्स क्या है, और ये क्लास 11th जेईई मेंस और नेट के लिए खास है। और ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है इसको शॉर्टकट में NLM भी बोलते हैं। आप तो जानते हैं हमारी सब्जेक्ट फिजिक्स है। चलिए देखते हैं कि नॉर्मल फोर्स से पहले हम जो हमारा क्या था भार, उसका रिवाइज करा देते हैं थोड़ा बहुत। उसके बाद नॉर्मल फोर्स पर आते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, भार तो वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो हमेशा नीचे की ओर लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे कोई ये ब्लॉक, ये हवा में है, ये ब्लॉक हवा में है, तो ये मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह है। ये सरफेस ऑफ अर्थ, ये तो ये ग्रेविटेशनल जो भार है हमारा, ये जिसको वेट यानी भार, भार बोलते हैं इसको, ये हमारा इसमें mg लगता है। इसका जो बल होता है नीचे की ओर F बराबर mg यानी ये वेक्टर क्यों आया? क्योंकि ये सदिश राशि है यानी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ये सदिश इसमें दिशा होती है। दिशा होती है तो इसलिए हम इसमें वेक्टर लगा देते हैं, तो हमारी हमको दिशा भी पता चल जाती है। तो ये हमेशा नीचे की ओर होता है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस को, भार को ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हैं भार को। ये हमेशा नीचे की ओर लगता है और ये सतह, ये दो ब्लॉक होते हैं, मतलब दो द्रव्यमान होते हैं, जैसे एक m1 दूसरा m2, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसमें बल इस तरफ लगता है और इसमें बल इस तरफ लगता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसमें गुरुत्वाकर्षण का बल होता है, इसी को हम mg बोलते हैं। ये हमारा भार होता था, हमेशा नीचे की ओर लगता था। ये हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर, पृथ्वी हमारी बहुत बड़ी है, इसलिए जो पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं या फिर कोई भी बड़ी वस्तु है, ये हमेशा जैसे हवा में हम छोड़ते हैं तो नीचे की ओर गिरती है, इसलिए कि उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, भार, जो कि भार होता है हमारा। चलिए आज का जो टॉपिक हमारा था क्या, अभिलंब बल, नॉर्मल फोर्स, उसको देखते हैं। ये तो अभी पुराना ही था। हाँ, साम्यावस्था, जैसे साम्यावस्था है तो उसमें सारे बल जो हैं उनको, बल का जो परिणामी होता है उसको हम जीरो के बराबर रख देते हैं, जीरो के बराबर करते हैं। सारे बल को ऐड कर लेते हैं, जैसे एक्स दिशा के सारे बल ऐड करेंगे और वाई दिशा के अलग ऐड करेंगे, उनको अलग अलग जीरो के बराबर रखेंगे, तो हमारी साम्यावस्था के बाद। अगर साम्यावस्था में नहीं है कण तो क्या करते हैं कि उसका जो बल होता था उसको हम ma के बराबर रखते थे, तो उसमें त्वरण होता था। तो त्वरण होता था तो साम्यावस्था में नहीं होता था, तो उसमें वो कण चलता रहता था। इसलिए
आज का जो बल है नॉर्मल फोर्स उसको देखते हैं। नॉर्मल फोर्स यानी अभिलंब बल। पहले समझा देते हैं, उसके बाद हम इसके डिफिनेशन पर चलते हैं कि डिफिनेशन क्या होगी। जैसे ये सतह सरफेस, ये सरफेस रही और इसके ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये सतह है और ये ब्लॉक। इसमें जो भार लगेगा वो हमेशा नीचे की ओर, ये एक दूसरे पर दबाव डालते हैं। ये जो ब्लॉक है ये सतह पर दबाव डालते हैं, तो दबाव डालेगी तो इसका भार होगा कुछ ना कुछ जो mg के बराबर होगा। mg बोले तो इसका भार होता था, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स उसको बोलते हैं mg। ये mg ये क्या होता था, इसमें वेक्टर लगाया क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ये बल होता था। कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की ओर लगता है, और जो अभिलंब बल होगा वो सतह से वस्तु की ओर परपेंडिकुलर लगेगा, यानी ऊर्ध्वाधर लगेगा, ऊपर की ओर, ये ऊपर की ओर लगेगा। इसको n से प्रदर्शित करते हैं, इसको जो डिनोट करते हैं हम उसको n बोलते हैं। ये नॉर्मल फोर्स होता है ऊपर की ओर, ये होता है। तो अगर ये नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर है, हम माने कि क्या ये ब्लॉक जैसे साम्यावस्था में है, अगर ये साम्यावस्था में है ब्लॉक, यदि ब्लॉक साम्यावस्था में है तो हम क्या करते हैं, F नेट इज इक्वल टू 0 के बराबर रखते हैं। तो हम वही करेंगे कि 0 के बराबर रखेंगे अगर साम्यावस्था में है। और देखते हैं इधर, यदि ब्लॉक साम्यावस्था में नहीं है तो F नेट इज इक्वल टू ma रखेंगे। उसमें त्वरण भी होगा, अगर ये साम्यावस्था में कण नहीं है ब्लॉक तो उसमें त्वरण भी होगा, हमको त्वरण भी निकालना पड़ सकता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें साम्यावस्था में एक त्वरण जो होता है वो 0 के बराबर होता है, उसमें त्वरण नहीं होता है, ब्लॉक चल नहीं रहा होता है, वो रेस्ट में होता है, तो वो साम्यावस्था में आ जाता है। तो उसमें जो त्वरण होता है वो 0 के बराबर होता है। आइए हम कब, जब साम्यावस्था में है ब्लॉक तब हम देखते हैं। तो इसमें होगा कि F जो mg है नीचे की ओर, n ऊपर की ओर लग रहा है, तो इसमें क्या करेंगे कि जो नीचे वाले बल है हमारे फोर्स, उसको हम निगेटिव में लेंगे, जो ऊपर की ओर है वो पॉजिटिव में, जो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है वो पॉजिटिव में, जो नीचे की ओर है वाई एक्सिस में उसको निगेटिव में, वही हम निगेटिव एक्स एक्सिस में देखें तो ऋणात्मक लेंगे, वही हम धनात्मक यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में देखें तो पॉजिटिव होता है, वही देखेंगे तो n ऊपर की ओर है, इसको अभिलंब बल बोलते हैं, यानी n बराबर नॉर्मल फोर्स यानी अभिलंब बल, अभिलंब बल बोलते हैं इसको, n को। वही हम देखेंगे n ऊपर की ओर है माइनस mg नीचे की ओर है, mg नीचे की ओर है इज इक्वल टू 0 के बराबर, क्योंकि F नेट हमको 0 करना है, इसलिए हम n माइनस mg बराबर 0 किए, तो n जो होगा अभिलंब बल हमारे पास mg के बराबर आ जाएगा। ये mg के बराबर आया, हमारा जो अभिलंब बल है वो
mg के बराबर आया। कब? जब ये हमारा ब्लॉक साम्यावस्था में था तब। अब ये साम्यावस्था में नहीं है तब हम देखते हैं। अगर साम्यावस्था में नहीं है तो उसमें त्वरण भी होगा, यानी एक्सक्लेरेशन भी होगा। तो इसमें एफ नेट करेंगे। मान लेते हैं अब हम ये पार्टिकल, ये इतना सा ये पार्टिकल मान लेते हैं, ये इस तरफ जा रहा है, इसमें त्वरण होगा ए, और बल इस तरफ लगेगा एफ लगेगा, ये मान लेते हैं। तो इसमें त्वरण भी होगा, हमको त्वरण भी निकालना पड़ सकता है। तो इसमें करेंगे जो एफ नेट निकालेंगे, उसको करेंगे क्या, एफ बराबर एम ए, एम इसका द्रव्यमान होगा कण का, इसका द्रव्यमान एम बोलते हैं, कुछ भी हो सकता है, कितना किलो का होगा ये करेंगे। और इसमें क्या करेंगे कि इधर देखते हैं, एक्स एक्सिस के बल अलग अलग ऐड करेंगे और वाई एक्सिस के बल अलग ऐड करेंगे। ऐड करेंगे मतलब जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। तो इसमें ये तो वाई एक्सिस का था, और इसी तरह जैसे एक्स दिशा में कोई बल दे रखा है, उसमें त्वरण भी है, तो वो भी हम निकाल लेते हैं। चलिए अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं क्या होगी, तो उससे भी और समझ में आएगा। उसके बाद हम फिर से एग्जाम्पल करते हैं, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से नॉर्मल फोर्स क्या होता है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि बस तीन ही पॉइंट इसके खास हैं। जो इसका पहला पॉइंट होता है इसका कारण जानना, और दूसरा इसकी वैल्यू यानी मान या फिर सूत्र ज्ञात करना, जो अज्ञात राशि होती है इसकी, इसका कोई सूत्र नहीं होता है। सवाल के अनुसार हमें उसमें सवाल में जानकारी दी रखी होगी, उसी से हम इसको फाइंड आउट करते हैं, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, उसका जो फार्मूला बनता है वो भी बनाते हैं। और तीसरा होता है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, दिशा। दिशा यही तीन पॉइंट हैं जो खास हैं, और इसमें कोई पॉइंट नहीं होता है। बस इन्हीं तीन पॉइंटों के बारे में हम चर्चा करेंगे, उसका कारण जानेंगे, और उसका उसका वैल्यू क्या है वो जानेंगे, और उसकी डायरेक्शन क्या है वो जानेंगे। आइए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। देखते हैं इधर, जैसे बल है हमारा, बल, ये इसमें हम पहला पॉइंट इसका कारण जानेंगे, दूसरा पॉइंट इसका मान यानी सूत्र, सूत्र यानी फार्मूला, और या फिर और लिखते हैं कुछ, या परिमाण यानी रिजल्ट, और तीसरा जो होगा हमारा वो डायरेक्शन यानी दिशा। ये ये तीन पॉइंट है। आइए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी। पहला पॉइंट, उसको जो परिभाषा होगी उसको हम कारण बना देंगे। नॉर्मल फोर्स, ये देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। ये दो सतहों को
स्पर्श स्पर्श करता है और एक दूसरे पर दबाव डालता है और जो एक दूसरे पर दबाव डालता है और उनके बीच में एक बल उत्पन्न होता है। जैसे ब्लॉक और सरफेस के बीच में एक बल उत्पन्न होता है जिसे हम अभिलंब बल बोलते हैं। इनके बीच में एक बल एक बल लगता है जिसे अभिलंब बल बोलते हैं। अभिलंब यानी नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। ये इसको हम कारण बना लेते हैं। ये एक नंबर होगा कारण, और दूसरा जब हम देखेंगे क्या, इसका मान या फिर सूत्र, ये देख लेते हैं। ये दिख रहा होगा, यह एक अज्ञात राशि होती है और इसको n से डिनोट करते हैं। इसको n से प्रदर्शित करते हैं और इसका कोई सूत्र नहीं होता है। यह सवाल में यह सवाल में जानकारी के आधार पर ज्ञात करते हैं। ये होगा। और तीसरा हम बना लेते हैं, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तीसरा पॉइंट, दिशा जो हमारी होगी, ये सतह से, ये तो हमेशा लंबवत ही होगा, पर सतह से लंबवत इधर की ओर, वस्त की ओर होगा, सतह की ओर नहीं होगा, वस्त की ओर होगा। सतह के लंबवत वस्त की ओर, ये होगा सतह के लंबवत वस्त की ओर, यानी परपेंडिकुलर। और ये क्या, जैसे ये ब्लॉक और ये ऊपर की ओर लगेगा, अभिलंब बल एन ऊपर की ओर, जो mg नीचे की ओर लगेगा, ये होता है। तो सारी चीजें तो लिख गई होंगी। हाँ, चलिए नोट कर लीजिए इतना सा। उसके बाद हम इसके क्या एग्जाम्पल देखते हैं, उससे और आपको बेटर में समझ में आएगा। नोट कर लीजिए इतना सा, दिख रहा होगा सब।
नोट हो गया होगा। चलिए देखते हैं इसको और समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए नोट हो गया होगा, देखिए। चलिए देखिए और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एग्जाम्पल है तो ये, अब हम एक ब्लॉक यहाँ पर रख देते हैं। ये रहा एक ब्लॉक, ये ये एक ब्लॉक, इसका द्रव्यमान m है, m इसका द्रव्यमान है m। और ये भी सतह है और ये भी सतह है, सतह है और ये भी सतह है, सतह ये। और जो इस वाली सरफेस पे जो अभिलंब बल लगेगा वो तो ऊपर की ओर लगेगा, पर जो भार होगा हमारा mg वो नीचे की ओर लगेगा। और इसके कारण बल, जो अभिलंब बल होगा वो ऊपर की ओर लगेगा, यानी n ऊपर की ओर लगेगा। और ये भी सतह है, तो इसमें देखें तो वस्त की ओर लगता है ना बल, अभिलंब बल। तो ये n, इसको n1 बोलते हैं, इसको n2 बोलते हैं। ये हो गया। तो जो नॉर्मल फोर्स है हमारा अभिलंब बल, उसमें आपको सीधे सीधे कहा गया है कि सतह और ब्लॉक के बीच में जो इसमें दबाव डालता है, यानी सरफेस सतह जो हमारी है, ब्लॉक और सरफेस के बीच में जो स्पर्श होता है उसमें सतह पर यह दबाव डालेगी। जो ब्लॉक होगा हमारा वो सतह पर दबाव डालेगी। क्या ये जो N2 है ये बल देगा? N2 हमारा बल नहीं देगा, क्योंकि इसमें कोई भी दबाव नहीं डालेगी, इसमें कोई बल नहीं है। इस तरफ इसको बैलेंस करने के लिए इस तरफ से कोई बल नहीं लगा है, इसलिए इसमें इस सतह पर कोई दबाव नहीं डालेगा। इसमें दबाव डाल रहा है Ng नीचे की ओर, इसमें दबाव नहीं लग रहा है, इसलिए N2 में कोई बल नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, ये साम्य अवस्था में है। आपको सवाल में जानकारी दी जाएगी कि जो वस्तु है हमारी वो साम्य अवस्था में है या फिर नहीं है। अगर है तो उसको जो एफ नेट है हमारा, उसका रिजल्टेंट जो आएगा उसको हम 0 के बराबर रखते हैं। अगर साम्य अवस्था में नहीं है वस्तु तो उसको हम 0 के बराबर नहीं रखेंगे, उसको हम ma के बराबर कर देंगे। तो वही हम देखते हैं, इसको हम साम्य अवस्था में मान कर चलते हैं कि साम्य अवस्था, ये जो ब्लॉक है साम्य अवस्था में है। तो देखते हैं कि एक्स एक्सिस के बल, एक्स एक्सिस के बल अलग हम लिखेंगे और वाई एक्सिस के अलग। तो एक्स एक्सिस में देखें तो N2 है, N2 में सिर्फ N2 और कोई बल लग रहा है, एक्स दिशा में कोई बल नहीं। ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, तो N2 और कोई इसमें बल लग रहा है, एक्स दिशा में कोई नहीं लग रहा है, इसलिए N2 0 के बराबर कर देंगे। N2 हमारा 0 के बराबर आया। और जो हम वाई एक्सिस के लिए देख लेते हैं, वाई एक्सिस के लिए देखेंगे, वाई एक्सिस के लिए जब इसके लिए देखेंगे तो वाई एक्सिस में
N1 ऊपर की ओर लग रहा है तो N1 माइनस mg नीचे की ओर इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 इसलिए बराबर किए साम्य अवस्था में। N1 आएगा हमारा mg के बराबर। ये N1 तो बल दे रहा है हमारा mg के बराबर, पर N2 जो हमारा लग रहा है वो 0 के बराबर। N2 हमारा कोई बल नहीं देगा, क्योंकि ये दबाव नहीं डाल रहा है। इधर से अगर हम बल लगा दें, आइए देखते हैं कब जब x दिशा में कोई बल लगा दें। ये सरफेस और ये हमने ब्लॉक रखा, ये रहा, ये ब्लॉक रख दिए, ये ब्लॉक रखा। अब हम N2 मान लेते हैं, इधर mg नीचे की ओर लग रहा है और इसका द्रव्यमान m है, और mg के कारण इसमें जब दबाव लग रहा है तो mg के कारण जो अवलंब बल आएगा ऊपर की ओर वो होगा N1, उसको मान लेते हैं। और एक बल हम इधर की ओर लगा देते हैं, F इधर। अब हम इस ब्लॉक पर F बल इधर की ओर लगा रहे हैं, इस सरफेस पर दबाव अब तो लग रहा है ना दबाव। तो अब हम देखते हैं कि एक्सेस के लिए देखते हैं बल एक्स एक्सिस के लिए ये आप देखेंगे तो N2 अब बल देगा, इधर N2 प्लस में इधर की ओर जा रहा है, माइनस F इज इक्वल टू 0। अब करेंगे तो N2 जो होगा, F होगा हमारे पास, वो N2 के बराबर आएगा। अब बराबर हो जाएगा, और y एक्सिस में देखें, y एक्सिस के लिए N1 ऊपर की ओर होगा, प्लस में है, इसलिए N1 माइनस mg नीचे की ओर इज इक्वल टू 0। ये किए तो N1 आएगा हमारे पास बराबर इज इक्वल टू mg के बराबर आएगा ये। और जो mg है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो भार के बराबर होता है। अब तो समझ में आ गया होगा कि अगर साम्य अवस्था में है, इधर कोई बल नहीं लग रहा है, तो ये इस सतह पर कोई दबाव नहीं डालेगा। अगर दबाव नहीं डाल रही है, कोई भी फोर्स अगर सतह पर दबाव नहीं डालेगी, उस सतह पर बल काम नहीं करेगा, कोई वर्क नहीं करेगा। इसलिए उसका जो मान आएगा, वैल्यू आएगी, वो 0 के बराबर आएगी। वही जिस सतह पर कोई दबाव डाल रही है, फोर्स कोई दबाव डाल रहा है, तो उसमें हमको फोर्स मिलेगा, अभिलंब बल मिलेगा। यह सतह के लंबवत और वस्त की ओर होता है। यानी ये ब्लॉक तो वस्त की ओर, देखो ऊपर की ओर N1 लग रहा है और mg इसका भार है नीचे की ओर। और हम देखते हैं ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखकर देखते हैं। ये तो अभी एक ही ब्लॉक था, अब हम ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखेंगे, तब देखते हैं। चलिए देखिए, अब हम ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखेंगे। ये हमारी सतह है और ये पहला ब्लॉक ये रहा, और दूसरा ब्लॉक ये रहा, और तीसरा ब्लॉक ये रहा। हाँ, जैसे हम इसमें बल लगाएं, इधर से आखिर इस दिशा से F बल लगाएं, तो इसमें जो त्वरण आएगा वो इस तरफ आएगा। अगर ये जो ब्लॉक हमारे 3 ब्लॉक, इसका भार हम इसका द्रव्यमान मान लेते हैं, m है और m1 है, और इसका m2 और इसका m3, ये द्रव्यमान है, इसका मास है। और इधर से हम अगर बल लगाएं तो इनके जो चलने का वेग है, जो त्वरण है, वो समान हो। ये एक ही गति से, तीनों ब्लॉक एक ही गति से चले, बराबर चले, तो हम पूरे तीनों ब्लॉक को एक ही ब्लॉक मान सकते हैं क्या?
इनको हम एक ही पार्टिकल एक ही कण मान सकते हैं इसको पूरे को। जब ये तीनों एक साथ चले, साथ साथ चले, तब हम इसको एक ही निकाय इसको मान सकते हैं। जो हमारा सिस्टम बनेगा पूरा एक हो जाएगा जब हम F लगाएंगे बल और तीनों एक साथ चलें ए त्वरण से, तो उसको ये जो सिस्टम है ये पूरा एक हो जाएगा जो अलग अलग है। अब देखते हैं अभिलंब बल इनके ऊपर। ये M है, इसका मास, जो इसका भार होगा, पहले ब्लॉक का देख रहे हैं, पहले ब्लॉक का भार जो होगा नीचे की ओर ये आएगा m1g के बराबर आएगा। इसका m द्रव्यमान है और g गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर, इसके कारण पहले पार्टिकल की ओर, पहले ब्लॉक के कारण n1 आएगा। तो हम इसके कारण देख लेते हैं। पहले के कारण n1 ऊपर की ओर है माइनस mg1 m1g इज इक्वल टू 0, ये आएगा n1 बराबर m1g के बराबर, ये होगा। वही अब हम दूसरे के कारण देखेंगे। अभी हम इसमें बल नहीं लगा रहे हैं, इसमें बल नहीं लगा रहे हैं, ऐसे देखते हैं। तो इस दूसरे के कारण अब देखेंगे। दूसरे के कारण जो आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स m2g ये आएगा, और ऊपर की ओर n2 मान लेते हैं, ऊपर की ओर लगेगा, तो इसके कारण आएगा। हाँ, एक चीज और, जो n1 है ऊपर की ओर लग रहा है, पर n1 ऊपर की ओर तो लग रहा है, बट ये दोनों ब्लॉक हैं, ये इनके बीच में जो सतह है, तो n1 नीचे की ओर भी लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, जो mg के बराबर होगा, m1g के बराबर होगा। इधर n1 भी लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, क्योंकि ये भी वस्तु है, ये भी वस्तु है, तो वस्तु की ओर अभिलंब बल लगता है, तो इसलिए हम ऊपर की ओर, ऊपर वाली वस्तु की ओर अभिलंब बल लगाए और नीचे की ओर अभिलंब बल लगाए, इसलिए n1 आएगा। तो अब हम देखते हैं नीचे वाले बल, ऊपर वाले बल को, उनका जो परिणामी आएगा नेट, एफ नेट जो आएगा उसको हम 0 के बराबर कर देंगे। तो n2 जो होगा ऊपर की ओर है, बाकी माइनस n1 नीचे की ओर है, और m2g माइनस m2g ये भी नीचे की ओर है। समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये करेंगे तो n1 किसके बराबर हमने माना, m1g के बराबर। n1 किसके बराबर निकला, m1g के बराबर। तो n2 जो निकला हमारे पास, n2 देखें इज इक्वल टू n1 m1g के बराबर, माइनस में, और ये भी माइनस उस तरफ ले जाएंगे, माइनस माइनस कॉमन लेकर उस तरफ हम इनको भेज देते हैं, तो ये प्लस में आ जाएंगे। तो इसको कर देंगे m1g प्लस m2g, ये कर देंगे। ये n2 आया, n2 की वैल्यू इतनी आई, और इसी तरह n3 आएगा m1g प्लस m2g प्लस m3g के बराबर आएगा, क्योंकि जो इसका भार है प्लस इसका भार, ये सब जुड़ता चला जाएगा। इसी तरह m3 भी आएगा, m1g प्लस m2g प्लस m3g, ये आएगा इस ब्लॉक पर। अब ये क्या करेगा कि इस पर m3g के बराबर लगेगा भार, और इसके कारण m3 आएगा ऊपर की ओर। उसी तरह n2 नीचे की ओर लगेगा, n2 नीचे की ओर लगेगा, n2 की वैल्यू रखे तो इतना सारा आएगा। वही उसी तरह हम फिर से कर लेंगे तो इतना मिलेगा हमको। बस आपको ये समझना है, सिर्फ सूत्र हमको हर समय अलग अलग मिलेगा, कोई ये नहीं मिल सकता, अलग अलग जगह पर अलग अलग मिलेगा, इसमें कोई डिफाइन इसके फाइंड आउट नहीं हो पाता है, कोई भी सूत्र इसका नहीं होता है, इसका सूत्र वही हो, हर समय चेंज होता रहता है। तो आप नोट कर सकते हैं इतना सा।
उसके बाद हम देखते हैं कि जब साम्य अवस्था में ब्लॉक हमारे सामने, ये तो साम्य अवस्था में थे, लिख लीजिए कि ब्लॉक साम्यावस्था में है। अब हम देखते हैं कि जब ब्लॉक साम्यावस्था में नहीं है तब तब क्या होगा। नोट कर लीजिए इतना सा। और कुछ जैसे साम्यावस्था में है तो एफ नेट जो होगा उसको हम 0 के बराबर रखते हैं, ये कर देते हैं। वही हमने किया है हर समय कि 0 के बराबर रखा है तो ये निकल कर आता है एफ नेट। नोट हो गया होगा। चलिए जब हम देखते हैं कि ब्लॉक पर कोई बल लग रहा है तब उसमें त्वरण होगा, तो साम्यावस्था में नहीं होगा, तब देखते हैं। चलिए जैसे हम मान लेते हैं कि क्या ये ब्लॉक और ये सतह जो, हाँ इसमें ये 5 kg का है, इसका द्रव्यमान जो है m बोले तो 5 kg, 5 kg के बराबर। और ये इसमें बल लग रहा है इस दिशा में F, इसमें 20 न्यूटन का बल लग रहा है। F बोले तो 20 न्यूटन का, यानी ये इसमें कोई कोण बना देते हैं। ये क्षैतिज से थीटा कोण, ये थीटा बोले तो 37 डिग्री का एंगल, और ये एक्स एक्सिस होगा इधर, यानी ये 37 डिग्री पर 37 डिग्री से 20 न्यूटन का कोण और 20 न्यूटन का बल लगा रहा है इस पर कोई। और इसमें हाँ चलिए सवाल बना देते हैं इसको। क्वेश्चन दर्शाए गए चित्र में अभिलंब बल तथा त्वरण ज्ञात कीजिए, ये बना देते हैं। और हम इस दिशा में इसका त्वरण मानते हैं ए, माना ए त्वरण इस दिशा में, एक्स दिशा में त्वरण मान लेते हैं। ये हुआ। आइए देखते हैं अब जैसे 36 डिग्री का एंगल बना रहा है तो इसके हम घटक करेंगे। आइए घटक 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 करना तो आपने बहुत सीखा होगा, हमने बहुत घटक घटक करना देखा है। तो आइए देखते हैं इसको फिर। ये 37 डिग्री पर बना रहा है एक्स दिशा से, तो इसमें क्या होगा कि जिस तरफ थीटा बनता है उस तरफ कॉस आता है, तो इस तरफ क्या आएगा, ये 20 न्यूटन है तो एफ कॉस थीटा आएगा, कॉस 37 डिग्री आएगी, और जो एफ है वो 20 न्यूटन का है, तो ये आएगा 20 इंटू कॉस, कॉस 37 की वैल्यू कितनी होगी, कॉस 37 की वैल्यू 4/5,
इसको कैलकुलेट करेंगे और 5 के 20 यानी 4 चौक 16, ये 16 न्यूटन का बल एक्स दिशा में लगेगा। और अब हम वाई दिशा के लिए देख लेते हैं। एक बल इस तरफ लगेगा क्योंकि हमने इसके घटक किए, तो इस तरफ लगेगा, इसके घटक कर रहे हैं हम, तो ये आएगा एफ साइन थीटा। साइन थीटा कितना, 37 डिग्री। तो ये होगा कितना, 20 इंटू 3/5। साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5। हम इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये 4 3 12 न्यूटन का बल ऊर्ध्वाधर में आएगा, परपेंडिकुलर में। वाई एक्सिस में 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और एक्स दिशा में 16 न्यूटन का। और नीचे की ओर एम जी देख लेते हैं, एम जी कितना लग रहा है। एम जी बोले तो इसको देखें तो एम कितना है, 5 kg का है। 5 इंटू जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू ये होती है 9.8 बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होती है। तो हम इसको कर लेते हैं कि 10, ये आएगा 50 न्यूटन का फोर्स लगेगा एम जी नीचे की ओर। और जो अविलंब बल होगा वो ऊपर की ओर लगेगा एम जी के कारण ऊपर की ओर, इसको एन बोल देते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे कि एक्स दिशा के बल अलग और वाई दिशा के बल अलग, यानी एक्स बल देखते हैं, बल एक्स एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस के लिए पहले देख लेते हैं। तो एक्स एक्सिस में कितना है, इसमें हम त्वरण भी माने। अगर त्वरण माने तो ये ब्लॉक चल रहा होगा, धीरे धीरे ये चल रहा होगा, तभी तो इसमें त्वरण आया। तो इसमें बल ये 16 न्यूटन का बल है। 16 न्यूटन का बल बोले तो एफ कॉस 37 इज इक्वल टू एम ए। एम ए के बराबर हमने ए माना है कि त्वरण है उसमें, तो एफ कॉस 37 ये आया कितना, 16 न्यूटन। 16 न्यूटन का आया था बल। और एम कितना है हमारे पास, 5 और इंटू ए, ये त्वरण हो गया और हमको त्वरण मिलेगा ए 16/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास त्वरण आ गया। एक तो वैल्यू हमारे पास त्वरण आ गया, एक्सलेरेशन हमको मिल गया। अब हम देख लेते हैं क्या अविलंब बल। अविलंब बल एन क्या होगा, वाई एक्सिस के लिए देख लेते हैं। वाई एक्सिस के आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे आप जेईई मेंस में हो, जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर नेट की, या फिर 11th में। 11th में उतना ज़्यादा टफ नहीं होता, पर जो जेईई मेंस और नीट में भी आसान आते हैं क्वेश्चन, पर जेईई मेंस में उसमें थोड़ा टफ क्वेश्चन आते हैं। अगर आप जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए कि एन जो है ऊपर की ओर ये पॉजिटिव है, इसलिए हम एन लेते हैं और माइनस करेंगे एम जी। एम जी नीचे की ओर इज इक्वल टू 0 के बराबर करें या फिर एम ए के बराबर करें, बताइए क्या कर सकते हैं। हम 0 के बराबर करेंगे इसको जब 0 के बराबर करेंगे, 0 के बराबर इसलिए करेंगे कि क्योंकि वाई दिशा में ये साम्य अवस्था में है, इसलिए हम वाई दिशा में जो भी बल हैं उनको हम 0 के बराबर रखेंगे, क्योंकि ये बैलेंस कर रहे हैं इसलिए। एक्स दिशा में तो चल नहीं, वाई दिशा में तो चल नहीं रहा, एक्स दिशा में चल रहा है, तो एक्स दिशा में हमने एम ए माना था। अब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे तो एन हमारे पास आएगा एम जी के बराबर, जो निकल कर आया हमारे पास एम कितना, 5 इंटू जी की वैल्यू 50। पर यही सिर्फ नहीं है, इतना ही नहीं है, अभी तो और बाकी। अभी ये फोर्स कहाँ गया, इसको तो हमने कैलकुलेट ही नहीं किया, इसमें ऐड ही नहीं किया।
तो n ऊपर की ओर और दूसरा एक और लग रहा है f sin थीटा प्लस f sin 37 डिग्री माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। अब सही होगा। तो n आएगा हमारे पास n प्लस f sin थीटा sin 37 डिग्री कितना होगा 12 न्यूटन का है 12 माइनस m5 एम जी कितना है हमारे पास 50 एम जी 50 बोले तो 0 और 50 से 12 गया कितना हुआ n इज इक्वल टू 38 न्यूटन। ये न्यूटन है। ये अविलंब बल नॉर्मल फोर्स मान लीजिए न्यूटन में आता है। जो बल हमारे पास आते हैं वो ये हमारे पास ये बल आया एन न्यूटन है हमारा। ये न्यूटन में आएगा एन नॉर्मल फोर्स इतना आया। नोट कर लीजिए इतना सा आसान सा क्वेश्चन है। और देखते हैं क्वेश्चन। नोट हो गया होगा। चलिए नोट हो गया होगा। चलिए और देखते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में 1 लिखें। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई भी डाउट हो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप 0 लिखें। अगर आप 0 लिखते हैं तो मैं समझ आऊंगा कि आपको कुछ ना कुछ कहीं पर नहीं समझ में आया, आपको डाउट है। तो हम आपको अगले लेक्चर में उसको बता देंगे। जो आपको नहीं समझ में आया उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। चलिए सवाल देखते हैं। और चलिए देखिए और देखते हैं क्वेश्चन। हाँ जैसे ये हमारी पृथ्वी पृथ्वी की सरफेस है। पृथ्वी की सरफेस है तो हम यहाँ पर एक टेबल रख देते हैं। ये एक टेबल, ये टेबल। और अगर पृथ्वी की सतह पर हम टेबल रखेंगे तो गोल थोड़ी नहीं रहेगी, ऐसे ये ऐसे मान लेते हैं। सरफेस ऑफ अर्थ। और इसके ऊपर हम एक बुक रख देते हैं या फिर ब्लॉक रख देते हैं। ये रहे ये ब्लॉक। और इसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं क्या m2 और इसका मान लेते हैं m1, ये मान लेते हैं। और जो इसका भार होगा वो नीचे की ओर लगेगा m1g के बराबर। और इसकी वजह से जो अभिलंब बल आएगा ऊपर की ओर उसको हम मान लेते हैं n। अभिलंब बल n ऊपर की ओर। और यहाँ पर भी तो अभिलंब बल लगेगा ऊपर की ओर। और जो m2 है उसका हम भार देखें टोटल तो m2g के बराबर आएगा। और एक अभिलंब बल इसको हम n1 बोल देते हैं और एक यहाँ पर लगेगा उसको हम n2 बोल देते हैं। ये होगा। अब हम क्या करेंगे कि FBD बना लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। फ्री बॉडी और डायग्राम देखते हैं। FBD किसका बनाएं m1 का। FBD ऑफ
M1। चलिए देखते हैं कि FBD ऑफ M1 का हम बनाते हैं। M1 का M1 ब्लॉक, इसका हम FBD बनाएंगे तो क्या होगा, FBD M1 ये रहा, तो ये M1 है। तो इसमें क्या होगा कि अभिलंब बल जो लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा N, और नीचे की ओर M1G लगेगा। सिर्फ यही इतना लगेगा, क्योंकि FBD हम सिर्फ ऊपर वाले को बना रहे हैं M1 का, इसलिए जो N आएगा हमारे पास वो M1G के बराबर आएगा। ये होगा ऊपर वाले बल बराबर नीचे वाले बल, यही करते हैं। तो अब हम ये वाला M2 पर देखते हैं, क्योंकि ये M2 के ऊपर रखा तो M2 के ऊपर M1 ऐड हो जाएगा, इसका भार भी ऐड हो जाएगा इसमें। तो ये होगा ऊपर वाले बल बराबर नीचे वाले बल। जब हम करेंगे तो ये होगा क्या, N1 ऊपर की ओर है, हम इस पर देख रहे हैं, इस पर लगेगा ना ये, क्योंकि ये टेबल है, टेबल पर जो अभिलंब बल ऊपर की ओर लग रहे हैं दोनों ये सिरों पर, और ये उसका भार जो है नीचे की ओर लग रहा है। भार तो एक ही होगा ना, अभिलंब बल बदल जाते हैं, मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग लग रहे हैं। तो N1 प्लस N2 ये दो हो गए, दोनों ऊपर की ओर है, और बराबर M2G इसके बराबर करेंगे तो, और इसमें ऐड होगा क्या, चलिए हम साम्यावस्था की अवस्था में देखेंगे तो ये माइनस नीचे की ओर M1G के बराबर, ये तो M1 है, N, और N जो होगा ये इधर नीचे की ओर भी लगेगा, N नीचे की ओर लगेगा तो इसमें माइनस N भी ऐड होगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा N1 प्लस N2 बराबर, ये तो M2G था, M2G M1G प्लस M2G ये होगा। N हम किसके बराबर माने थे, ये रहा M1G के बराबर, N हमारा निकला था M1G के बराबर, तो वही हमने किया। N1 प्लस N2 बराबर किसके, ये जो टोटल इसका जो हमारा सिस्टम है इसका भार कितना होगा उसके बराबर होगा। अगर वही हम G को कॉमन ले ले तो M1 प्लस M2 होगा, इंटू में G हो जाएगा, ये हो जाता है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लेक्चर को समाप्त करते हैं। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या, टेंशन फोर्स यानी तनाव बल। चलिए देखिए क्वेश्चन, इस बार हम 3 ब्लॉक ले लेते हैं। जैसे ये एक ब्लॉक हम ये मान लेते हैं, और दूसरा ये मान लेते हैं, तीसरा ये मान लेते हैं, इसका भार मान लेते हैं, इसका द्रव्यमान M1 और इसका M2 और इसका M3 मान लेते हैं, ये हुआ। और जो अभिलंब बल होगा नीचे की ओर, ये भार जो होगा M1G के बराबर हो जाएगा। अभिलंब बल को M मान लेते हैं, उसी तरह इसमें M2G होगा और इसमें M3G होगा, क्योंकि ये नीचे की ओर लग रहे हैं तो इसमें सब अलग अलग होंगे, इसका भार अलग होगा, इसका भार अलग होगा, इसका भार अलग होगा। वही हम F बल इधर, एक बल F इधर लगा देते हैं। अगर हम F बल इधर लगाएंगे तो तीनों बल अगर साथ साथ चलें तो कहने का मतलब यह है कि उनका जो त्वरण होगा, जो ब्लॉक होगा, हमारा पूरा सिस्टम एक बन जाएगा। ये 3 ब्लॉक हैं, तीनों मिलकर एक बन जाएगा। तो इसमें पहले क्वेश्चन बना लेते हैं इस पर।
जो त्वरण होगा इस दिशा में होगा। और चलिए क्वेश्चन बनाते हैं इसका पहले। क्वेश्चन की दर्शाए गए चित्र में गुटकों के मध्य अभिलंब बल तथा त्वरण ज्ञात कीजिए। जी, इसमें हम देखते हैं कि मेन पॉइंट, अगर ये पूरा सिस्टम एक बन जाए तो नोटिस में लिखें, नोटिस यदि सभी वस्तुएं साथ साथ चलें, सभी वस्तुएं साथ साथ चलें, तो मेन पॉइंट हम क्या बना सकते हैं? मेन पॉइंट इसमें देखते हैं कि यदि तीनों वस्तुएं साथ साथ चलें तो हम सभी वस्तुओं को एक ही सिस्टम या निकाय या सिस्टम मान लेते हैं। सभी वस्तुओं को एक बड़ी वस्तु मान लेते हैं, फिर एक ही से निकाय मान लेते हैं ये, और सभी वस्तुएं साथ साथ चलेंगी समान त्वरण से, और सभी वस्तु समान त्वरण से चलेंगी, ये होगा। तो अब देखते हैं हम इसमें, तो जैसे बल लग रहा है इधर की ओर, तो ये जो तीन हमारे पास निकाय हैं इनको मिलाकर एक बड़ा निकाय बना लेंगे। तो इसमें जो हमारे पास त्वरण आएगा तो हम उसको एफ नेट इज इक्वल टू, क्योंकि त्वरण है तो एम ए के बराबर रखना पड़ेगा, तो एफ इज इक्वल टू एम ए के बराबर रखेंगे। जब हम एम ए के बराबर रखेंगे तो हमको त्वरण मिल जाएगा। तो एफ जो आएगा, हम सभी का द्रव्यमान हमारे पास कितना होगा, इसका m3 है, इसका m2 है, इसका m1 है, तो हम m की जगह पर क्या रखते हैं, m1 प्लस m2 प्लस m3 ये रखते हैं, और ये हमको निकालना है, और f दिया होगा आपको सवाल में, तो ये आएगा f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल टू a। ये हमारे पास निकल कर आया क्या, त्वरण। जब सभी वस्तुएं साथ साथ चलें तब ये हमारे पास त्वरण इतना निकल कर आएगा। कोई बल दे रखा होगा जितना भी मान हो, और तीनों के आपको द्रव्यमान दे रखा होगा, उसका हमें एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। अब ये देखते हैं, अब हम एफ बी डी किसका बनाएं। एफ बी डी जैसे हम M1 का बनाएं, एफ बी डी, इधर उसको हम इधर लिख दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एफ बराबर एम ए जब करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, एफ इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3
ये द्रव्यमान हो गया और ये त्वरण हो गया, जो हमको मिलेगा ए एफ अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ये इतना आएगा। ये रहा हमारे पास ये त्वरण, ये त्वरण आ गया। अब हम एफबीडी किसका बनाएं, इसका बनाएं या इसका, इसका हम m1 का बना लेते हैं। एफबीडी बनाएंगे m1 का, तो हमारे पास क्या मिलेगा, और ये त्वरण से इधर की ओर जा रहा है, तो एफ बी डी ऑफ m1 ब्लॉक, ये कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो n1 है ऊपर की ओर n1 माइनस नीचे की ओर m1g इज इक्वल टू 0 के बराबर, क्योंकि ये y दिशा में है, तो n1 निकलेगा हमारा m1g के बराबर n निकलेगा, ये इतना निकला। अब हम वही हम, ये तो y दिशा के लिए था, y एक्सिस के लिए इतना निकला। अब हम x दिशा के लिए देखते हैं, x एक्सिस के लिए, क्योंकि x दिशा में हम अलग खेलते हैं और y दिशा के लिए अलग, तो हम x दिशा में हमारे पास क्या है, इधर से हमको क्या मिलेगा, जो हमको x एक्सिस में x एक्सिस के लिए देखें तो क्या मिलेगा हमको, इधर इधर f लग रहा है, तो इधर क्या लगेगा, इधर देखें तो n3 लगेगा इधर की ओर, और यहाँ पर देखें तो ये सेकंड वाला है ना, तो n2 लगेगा इधर की ओर, बट जो n3 है वो भी इधर लगेगा, n3 भी लगेगा इधर की ओर, और उसके बाद इधर की ओर क्या लगेगा, n1 लगेगा इधर की ओर। तो हम कर लेते हैं क्या, हमारे पास n2 प्लस n3 आया माइनस n1 और इज इक्वल टू m a, ये कर लेते हैं। m किसका लेंगे, m1 होगा, क्योंकि हम एफबीडी किसका बनाए, m1 का बनाए हैं, इसलिए ये लेंगे। तो n2 की वैल्यू कितनी होगी, n2 हमारे पास आएगा m2g के बराबर, ये होगा। हमको निकालना क्या है, इसमें जैसे n1 निकालें, तो n1 को हम उस तरफ भेज देते हैं, m1 पे इस तरफ ले आते हैं, या फिर टोटल इसको रहने देते हैं ऐसे, तो n2 प्लस m3 माइनस n1 इज इक्वल टू m1 इंटू ए, कितना हमारे पास, इंटू ए अभी निकाले थे, कहाँ गया ए, ये रहा, f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ये आया इतना। इसको भी नोट कर लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको एफबीडी भी बनाना आना चाहिए। चलिए इसी के साथ हम लेक्चर को समाप्त करते हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं टेंशन फोर्स यानी तनाव बल, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए इसी के साथ हम लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर ऑल, टेक केयर।